नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस देश में जिस तरह से बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के ऋण माफ़ किए जा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से राजनीतिक दलों ने चंदा लेना शुरू किया है। तो ये जो ऋण माफ़ करने की कहानी है, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पहले से चली आ रही है। आंकड़ों के हिसाब से पिछले 5 सालों में कोई 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया गया है। अब अजीब बात यह है कि रिज़र्व बैंक ये कहती है कि हमारे पास नाम नहीं है, बैंकों ने हमें नाम नहीं दिए हैं और हम सार्वजनिक नहीं कर सकते नाम कि ये किसके किसके चंदे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और ये सारा पैसा कॉरपोरेट घरानों ने ही लिया है, क्योंकि कॉरपोरेट घरानों को ही बड़े बड़े लोन मिलते हैं। और हमने देखा है किस तरह से इस देश के पूंजीपति बैंकों का पैसा लेके और उसे अदा न कर पाने की स्थिति में ये देश छोड़ के चले भी जाते हैं और फिर उनसे पैसा वसूलना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए ये 10 लाख करोड़ में सिर्फ 1,32,000 करोड़ रुपए वापस आए हैं सरकार बैंकों के पास। बैंक में सरकारी बैंक भी शामिल हैं और निजी बैंक भी शामिल हैं, लेकिन सरकारी बैंकों का हिस्सा बड़ा है। जैसे 10 लाख में करीब 7 लाख करोड़ रुपया तो सरकारी बैंकों का ही है, जो एक तरीके से डूब गया है, और उसमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 लाख करोड़ है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि देश में एक नई व्यवस्था बनाई गई है 2018 से, जिसमें कॉरपोरेट घरानों के लिए ही ये है, क्योंकि वही बड़ा चंदा दे सकते हैं। और अभी सूचना के अधिकार अधिनियम में जब हमारे मित्र कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने ये पूछा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा दिया जा रहा है, ये इसमें बॉन्ड कैसे खरीदे जा रहे हैं, कहाँ से खरीदे जा रहे हैं, कहाँ पे वो भजाए जा रहे हैं या इनकैश किए जा रहे हैं, तो ये पता लगा कि 93% इलेक्टोरल बॉन्ड तो 1-1 करोड़ रुपए के ही खरीदे गए हैं। 1 करोड़ सबसे बड़ी राशि है जिसमें आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड बड़े खरीदे गए हैं 1 करोड़ के। जाहिर है कि ये कॉरपोरेट घराने ही हैं जो खरीद रहे हैं और ये राजनीतिक दलों को दे रहे हैं। 2018 से जब से ये शुरू हुई है योजना, तब से 2021 वित्तीय वर्ष 2020-21 तक भारतीय जनता पार्टी को 4,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले हैं, जो उसके कुल दान का जो उसे चंदा मिलता है उसका 63% है। यानी कि आधे से ज़्यादा, ये लगभग 2/3 आप समझ लें, जो चंदा है भारतीय जनता पार्टी को, वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिल रहा है, जो हमें मालूम नहीं कि कौन दे रहा है। वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जानकारी है कि वो बॉन्ड किसने खरीदे हैं। ये जानकारी, मज़ेदार बात यह है कि मैं खुद एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से, और जब मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता हूँ तो एक फॉर्म 24A भी मुझे भरना पड़ता है और वो देना पड़ता है चुनाव आयोग को, जिसमें ये बताना पड़ता है कि 20,000 रुपये के ऊपर का चंदा किसने दिया। वो चंदा चेक या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से ही लिया जा सकता है, क्योंकि अब नकद में आप 2,000 रुपये के ऊपर का चंदा नहीं ले सकते। तो 20,000 के ऊपर वाले चंदे का हमें बताना पड़ता है कि किसने दिया, उसका पता क्या है और उसका पैन कार्ड नंबर क्या है। ये जानकारी 24A फॉर्म में हर एक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। लेकिन अब मज़ेदार बात ये देखिए कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिल रहा है, भले ही 20,000 रुपये के ऊपर का हो, करोड़ों रुपए का हो, उसे चुनाव आयोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये समझा जा सकता है कि आप गोपनीयता की वजह से आप जनता को नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को क्यों नहीं बता रहे? ये तो बहुत बड़ी विसंगति है और ये कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाने की कोशिश है कि किसी को पता ना लगे कि कौन चंदा दे रहा है
और कितना बड़ा चंदा दे रहा है, वो कंपनी भारतीय है कि विदेशी है ये भी नहीं पता लगेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को आधे से ज़्यादा चंदा, 2/3 के करीब चंदा अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिल रहा है। और जो अज्ञात स्रोतों से जो चंदा मिलता है, अज्ञात में आप ये मान लीजिए कि 2,000 रुपये के या 20,000 रुपये के नीचे के जितने चंदे हैं उनको भी आप मान लीजिए, जो हमें बताने नहीं पड़ते चुनाव आयोग को, उसकी हम रसीद काटते हैं, या 2,000 के नीचे का मानिए, क्योंकि रसीद तो काटनी ही पड़ेगी जब चंदा लिया जाएगा, लेकिन 2,000 के नीचे जो नकद में आ रहा है उसमें बहुत सारा ऐसा पैसा होगा जो शायद आप बता नहीं पाएंगे कि कहाँ से आया। तो कुल मिला के जो उसको चंदा अज्ञात स्रोतों से मिल रहा है उसमें 90% से ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि, और वहीं पे अगर कांग्रेस पार्टी को लें तो भारतीय जनता पार्टी को जहां 4,000 करोड़ रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 731 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला। यानी कि उसे अभी भाजपा की तुलना में तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी 731 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था का पूरा खुलकर विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत लाभान्वित हो ही रही है, और शायद ये भी सोच रही होगी कि कल जब वो सत्ता में आएगी तो उसे ज़्यादा चंदा मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि इसमें जो सत्तारूढ़ दल है उसी को सारी जानकारी है, उसके अलावा और किसी को जानकारी नहीं है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और किसी को जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ये भी बड़ी अजीब है, क्योंकि इसमें भी आपको जो चंदा दे रहा है उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दो चीज़ों को अगर मिलाएं, यानी कि जिन कॉरपोरेट घरानों के ऋण माफ़ किए जा रहे हैं उसका नाम रिजर्व बैंक बताने को तैयार नहीं, और जो कॉरपोरेट घराने राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, इसमें एक बात और है कि पहले 2018 के पहले अगर कोई कंपनी राजनीतिक चंदा देना चाहती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो अपने पिछले 3 साल के औसत मुनाफे का 7.5% तक ही चंदा दे सकती है, उससे ज़्यादा राजनीतिक चंदा वो नहीं दे सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की जब व्यवस्था कायम की तो उन्होंने ये सीमा हटा दी 7.5% वाली, और अब कोई कंपनी अगर घाटे में भी चल रही है तो भी वो पैसा दे सकती है चंदे के रूप में। तो ज़्यादातर कंपनियां जिनके ऋण माफ़ किए जा रहे हैं वो जाहिर है कि उसमें से बहुत सारी घाटे में होंगी, इसीलिए उनके ऋण माफ़ किए जा सकते हैं, क्योंकि वो ऋण अदा नहीं कर पा रही हैं बैंकों को। अब आप ये देखिए कि कोई कंपनी किसी बैंक से ऋण लेती है और वो पैसा अगर किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे देती है, और वो कहती है कि उसको नुकसान हो गया, उसका ऋण माफ़ कर दिया जाए, और इसका ऋण माफ़ हो जाता है, तो ये कितना बड़ा खेल है कि आपको नाम ना तो इधर पता लगेगा कि कौन ऋण ले रहा है, ना इधर पता लगेगा कि कौन चंदा दे रहा है किस राजनीतिक दल को। और ये जो पैसों का हेरा फेरी है ये बड़ी आसानी से की जा सकती है बिना ये जानकारी सार्वजनिक हुए। तो ये जो व्यवस्थाएं बनी है 2018 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये पैसों का खेल है। हम सब जानते हैं कि अब चुनाव जीतना पैसे का खेल हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मशहूर हो रहा है कि अगर वो पैसा खर्च करके चुनाव नहीं जीत सकती तो वो चुनाव हारने के बाद जो पार्टी सत्ता में आएगी उसके विधायकों को खरीद लेगी पैसे से, और वो सरकार गिरा देगी और अपनी सरकार बनवा लेगी। तो इसमें पैसे का खेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और बड़े पैसे का खेल और बड़ा पैसा कॉरपोरेट घरानों के पास है, और भारतीय जनता पार्टी को ये पैसा बड़ी मात्रा में मिल रहा है।
इसलिए ये शक और थोड़ा सा पक्का होता है कि कहीं ना कहीं वो कंपनियां जो अपने आप को घाटे में बता रही हैं, बैंकों से ऋण लेके वो राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। अब आप इस सारी व्यवस्था को बेनकाब कर सकते थे यदि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हमें सही सही जवाब सब जगह से मिल जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करके उसमें कुछ संशोधन कर दिए हैं और सूचना के अधिकार की व्यवस्था को कमजोर बना दिया है। आप याद कीजिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सूचना आयोग ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने यहां तक एक आदेश पारित कर दिया था कि सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को कितना चंदा मिला है और कहां से मिला है, ये सारी जानकारी उनको सार्वजनिक करनी पड़ेगी। इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी दलों ने विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना जो भी चंदा मिला था उसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, तो दलों ने विरोध किया था। लेकिन सूचना आयोग का मानना था कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चंदे की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। तो एक समय वो था जब हम राजनीतिक दलों से कह रहे थे कि आप पारदर्शिता लाइए, आपका जो भी पैसे का लेन देन है, जो आपको दान मिल रहा है, जो आप खर्च कर रहे हैं, और सूचना आयोग उससे कह रहा था कि जानकारी सार्वजनिक कीजिए। और आज की व्यवस्था है जहां सूचना आयोग कोई भी सरकारी जानकारी, और खास करके जो संवेदनशील किस्म की हो किसी भी विभाग की, वो आवेदनकर्ता को नहीं दिलाना चाहती है। और राजनीतिक दलों की तो बात दूर है, जब वो सरकारी फाइलों में जो जानकारी है वो जनता को मिलनी मुश्किल हो गई है इस दौर में जब एनडीए की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो आप सोचिए कि राजनीतिक दलों से तो जानकारी मांगना और भी मुश्किल है, क्योंकि वो उस अर्थ में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है कि उनको सरकारी पैसा मिलता हो। लेकिन जो मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना आयोग था, उसका मानना था कि चूंकि ये जनता का पैसा है इसलिए जनता को जानकारी मिलनी चाहिए कि कितना चंदा किस दल को मिल रहा है। तो ये अब एक ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड और सूचना के अधिकार अधिनियम में हेरफेर करके बना दी है कि अब आपको कोई जानकारी मिल ही नहीं सकती कि कौन कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है और किस तरह से अपनी नीतियों को, सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रही है। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें तो सबको मालूम है कि गौतम अडानी को काफ़ी फ़ायदा मिला है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनको गुजरात के बाहर शायद ही कोई जानता हो, भारत में भी। और आज वो 8 साल बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। उनको बहुत सारे सरकारी ठेके मिले हैं। आमतौर पे आप कोई ठेका लेने जाइए लोक निर्माण विभाग से तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको 3 साल का अनुभव है कि नहीं। लेकिन पता नहीं अडानी को कैसे हवाई अड्डे से लेके और बंदरगाह बनाने तक सभी तरह के कामों के ठेके मिलते जा रहे हैं, चाहे उनका पहले का कोई अनुभव हो या ना हो। इसी तरीके से आप देखिए कि अनिल अंबानी को राफेल जहाज बनाने का ठेका मिल गया। तो कुछ खास पूंजीपति घरानों को ये सरकार मदद कर रही है और नरेंद्र मोदी इस बात को छिपाते भी नहीं है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने आए तो अडानी के जहाज से आए। जियो मोबाइल कंपनी के विज्ञापन में, पेटीएम कंपनी के विज्ञापन में उनकी तस्वीर छपी। मुकेश अंबानी के एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने गए, अगर आप उस कार्यक्रम की तस्वीर देखें तो मुकेश अंबानी का हाथ नरेंद्र मोदी की पीठ पे है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि कौन किसको प्रायोजित कर रहा है। और फिर हमने कोविड के दौर में देखा किस तरह से 2 कंपनियों को चुन के, अडार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की भारत बायोटेक, अडार पूनावालों को 3000 करोड़ रुपए मिले और उसके बाद वो ये देश छोड़ के चले गए। उनका कहना था कि अब वो अपना सारा काम इंग्लैंड से करेंगे। भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए मिले। तो ये सारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन के रूप में, अनुदान के रूप में दिया गया
और हम अनुमान लगा सकते हैं, हमको मालूम तो नहीं है लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ सबसे बड़ा चंदा कौन सी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को दे रही होंगी। नरेंद्र मोदी दिखाते तो ये हैं कि वो एक फ़कीर किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो कितना खर्चीला है, ये हम सब लोग देखते हैं कि दिन में वो कितनी बार अपनी पोशाक बदलते हैं, और पोशाक भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो बहुत खर्चीली पोशाक पहनते हैं, ये देखने से पता लगता है। और बराक ओबामा जब आए थे तो उस समय तो उन्होंने एक ऐसा कोट पहन लिया था जिसकी नीलामी एक करोड़ 20 लाख रुपए में हुई, तो आप उस कोट की कीमत समझ सकते हैं। तो एक महंगा उनका रहन सहन है, खर्चीला रहन सहन है, ये साफ दिखाई पड़ता है, और ये इसको छुपाते भी नहीं हैं कि किस तरह से वो अडानी की मदद कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं इस पूरी पैसे की राजनीति में अपने आप को वो ईमानदार तो बता रहे हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि भ्रष्टाचार का नियमितीकरण हो रहा है और उनके व्यक्तिगत खाते में शायद कोई पैसा ना जा रहा हो। इस अर्थ में वो मनमोहन सिंह की तरह से जरूर ईमानदार होंगे, लेकिन इस आरोप से वो बरी नहीं हो सकते कि वो अपने घनिष्ठ मित्र गौतम अडानी को अमीर बना रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि कहीं गौतम अडानी की ये सारी संपत्ति जो बन रही है सरकारी पैसे से, कहीं ये बेनामी संपत्ति तो नहीं है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था को चरम पे ले गए हैं और अपने खास पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा के वो सरकारी पैसे की लूट से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है कि कुछ पूंजीपतियों का हमारी व्यवस्था पे कब्जा हो गया है और हम पता भी नहीं कर सकते ठीक ठीक कि इसमें कौन कितना पैसा लगा रहा है, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इस व्यवस्था को हमें बदलना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की नीतियां पूंजीपतियों के हित में बनती रहेंगी। बात बहुत साफ है, जो पैसा देगा उसके पक्ष में नीतियां बनेंगी और इस देश की जनता का नुकसान होगा, हमारे लोकतंत्र का नुकसान होगा। धन्यवाद।